Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 18th of July 2023. तो गाइज आज है तारीख 18 जुलाई 2023 और है ट्यूसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो पिछले कुछ समय से रेगुलर नहीं आ पाया था, कुछ अर्जेंट काम की वजह से। फिर मैंने बोला संडे को आएगा, फिर मंडे को आएगा, इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा लेट होता हुआ चला गया। नाउ फाइनली आज 18 जुलाई है और आज ट्यूसडे है। आज से ये वीडियो कंटिन्यू हो चुका है और अब से आपको रेगुलर बेसिस पर ये वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाया करूँगा, ठीक है। और आज से जैसा पहले भी 5 बजे मॉर्निंग में आपको वीडियो मिलता था, अब से भी आपको मॉर्निंग में 5 बजे ये वीडियो मिला करेगा। आगे बढ़ते हैं। बाकी इस लेक्चर का अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले टेलीग्राम पर जाओगे, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आपको ये टेलीग्राम चैनल मिलेगा, यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, वहाँ पे जाके अगेन आपने लिखना है दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पर 13,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने जो क्वेश्चन है मुझसे पूछ सकते हो। दूसरी चीज़ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बाकी सारे जो इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं उनका कवरेज भी हम करते हैं। बिल्कुल टू द पॉइंट बात करते हैं, यानी कि ये कम समय में आपको ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा सटीक कंटेंट देने वाला वीडियो है। जिसके पास में कम टाइम है, वो एग्जैक्ट करंट अफेयर्स को कवर करना चाहता है, वो आपको यहाँ पर इस वीडियो में मिलेंगे। आपको हर जगह पर हेल्प हो सकती है। बाकी मेक श्योर करना वीडियो के लास्ट तक पहुँचो। लास्ट तक पहुँचो किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी जैसा पहले हम दिया करते थे। पूरे लेक्चर को फुल कंसंट्रेशन के साथ में सुनना, लास्ट में क्वेश्चंस मिलेंगे उनकी प्रैक्टिस करना। देखते हैं कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हो जो टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी उसमें। चलो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डे के साथ में शुरुआत करेंगे। तो आज 18 जुलाई है। 18 जुलाई को होता है इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। अब नेल्सन मंडेला जी के बारे में सभी लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा, तो इन्हीं के बारे में आज बहुत ज़्यादा चर्चा होने वाली है, जो कि आपने पता भी होना चाहिए। नेल्सन मंडेला वो पर्सनैलिटी हैं जिनका जन्म होता है 18 जुलाई 1918 में साउथ अफ्रीका के अंदर में, और सबसे बड़े पॉलिटिशियन थे, फिलैंथ्रोपिस्ट थे। और उसके बाद यहाँ पर कह सकते हो कि अब 18 जुलाई को हम लोग इनके बर्थडे की तरह देखते हैं, और इसी वजह से ये जो दिन है इसको नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे या फिर मंडेला डे के तौर पर भी जाना जाता है। समझ गए? देखो होता क्या है, ये वो पर्सन है जिन्होंने सोशल जस्टिस के खिलाफ काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी। और आप जानते भी होंगे कि साल 2009 से 18 जुलाई को एक ऑफिशियल यूनाइटेड नेशन हॉलीडे भी घोषित किया गया है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी माने जाते हैं। प्लस इन्होंने अपना जो पूरा जीवन है वो लोगों की जो ह्यूमैनिटी है उस ह्यूमैनिटी के सर्विस में पूरा का पूरा जीवन निकाल दिया। ह्यूमन राइट्स के कॉन्सेप्ट को लेकर एक ह्यूमन राइट लॉयर की तरह काम किया। उसके अलावा यहाँ पर जेल में भी यहाँ पर इनको रखा गया था लंबे समय तक। फिर ओवरऑल काफ़ी कुछ भुगतने के बाद में लास्ट में ये फ्री साउथ अफ्रीका के पहले डेमोक्रेटिक इलेक्टेड प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और इन्होंने यहाँ पर ये सारी चीज़ों को देखते हुए प्रूव किया कि अगर आपके अंदर कोई डिटर्मिनेशन है, अगर डिटर्मिनेशन को हिंदी में ट्रांसलेट करें तो दृढ़ निश्चय, अगर आप एक चीज़ को लेकर दृढ़ निश्चय कर लो कि मुझे यहाँ पर अपने ड्रीम को इस तरीके से फुलफ़िल करना है, तो उसी डिटर्मिनेशन की रिक्वायरमेंट है आपको, और वो डिटर्मिनेशन आपके अंदर है तो कोई भी चीज़ आपके सामने असंभव नहीं है। आप हर चीज़ पॉसिबल कर सकते हो। बट उसके लिए यहाँ पर आपका जो माइंड है वो चाहिए, और वो जो माइंड है वो उसी गोल के प्रति लगा होना चाहिए, कहीं पर भी भटके ना। प्लस आपके अंदर रिस्क लेने की कैपेबिलिटीज़ भी होनी चाहिए कि हाँ मैं रिस्क लूँगा, उसके बाद ही यहाँ पर आगे बढ़ूँगा, क्योंकि वही चीज़ हैं जो कि दूसरों से आपको अलग करेंगी, आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी। ठीक है, अगले आर्टिकल पर आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डे को लेकर था। कई सारे वनडे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि 18 जुलाई को कौन सा दिन सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर यहाँ से आपसे डायरेक्टली दिया जाएगा इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे कौन सी तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो है 18 जुलाई। अगले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट वाले सेक्शन के साथ में लिंक कर सकते हो। यहाँ पर सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है, काफ़ी चर्चा में है, और मैंने रिसेंटली द हिंदू में आपसे बोला भी था इसको अच्छे से मैप में देख लेना। अब जिन्होंने नहीं देखा है वो इसको ध्यान से सुनना। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कुछ चिंता व्यक्त की है। किस चीज़ को लेकर? देखो जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है, ये सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं उन्हीं पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, अब क्या है कि उसी टाइगर रिजर्व के अंदर एक मंदिर है जिसको नाम दिया गया है पंडुपोल टेम्पल।
और इस टेम्पल में लाखों जो डिवोटीज़ हैं वो जा रहे हैं। अब टाइगर रिजर्व के अंदर जाना इतना अलाउ है नहीं। अब लाखों भक्त यहाँ पर जा रहे हैं मंदिर के अंदर में पूजा करने के लिए, क्योंकि टेम्पल बहुत पुराना है, एंशियंट टाइम का है। तो इस वजह से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ना कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश की है और बोला है कि कुछ ना कुछ उपाय निकाला जाए जिससे यहाँ पर जो लोग हैं इनको सरिस्का टाइगर रिजर्व से यहाँ पर थोड़ा सा बचाया जा सके। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर ये टाइगर रिजर्व न्यूज़ में बना हुआ है। तो वैसे तो मैंने आपको बता दिया एग्जैक्ट लोकेशन सबसे पहली चीज़ होती है जो हमेशा एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। तो राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आपको सरिस्का टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। अगर हम इंडिया का मैप देखें तो यहाँ पर राजस्थान आपको ये नज़र आएगा, काफ़ी बड़ा स्टेट है और कई सारे अलग अलग हमारे बाकी सारे स्टेट्स के साथ में अपनी बाउंड्रीज़ को शेयर करता है। तो बाकी कौन कौन से स्टेट्स हैं जिसके साथ में राजस्थान की जो बाउंड्रीज़ हैं वो लगती हैं, तो ऊपर आपको देखने को मिलेगा पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश की एक बहुत बड़ी बाउंड्री लगती है, देन उसके बाद में गुजरात की भी काफ़ी बड़ी बाउंड्री लगती है। फिर पाकिस्तान के साथ में एक इंटरनेशनल बाउंड्री, बहुत लंबी बाउंड्री को यहाँ पर शेयर करता है राजस्थान, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है इसको एक वाइल्ड लाइफ रिजर्व डिक्लेयर किया गया था 1955 में। बाद में 1978 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसको टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर किया गया। ये हमारे पूरे दुनिया का पहला टाइगर रिजर्व है जहाँ पर हम लोगों ने जो टाइगर का रीलोकेशन है वो सक्सेसफुली किया था। सरिस्का टाइगर रिजर्व इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पुराने ज़माने के जो मंदिर हैं, पैलेसेस हैं, झीलें हैं, वो भी यहाँ पर ही स्थित हैं। जैसे पंडुपोल टेम्पल के बारे में भी हमने डिस्कस किया, उसके अलावा बानगढ़ पोर्ट हो गया, अजबगढ़, प्रतापगढ़, उसके बाद सिलेसर लेक हो गई, उसके बाद जयसमंद लेक हो गई। तो इस प्रकार से कई सारी इंपॉर्टेंट झीलें हैं, कई सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, टेम्पल्स हैं, पैलेसेस हैं, बेसिकली वो सब इस सरिस्का टाइगर रिजर्व में स्थित हैं। इसका टोपोग्राफी अगर आप देखोगे एग्जैक्ट तो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, थोड़ा रॉकी लैंडस्केप है, काफ़ी सारी चट्टानें आपको यहाँ पे नजर आएंगी। बाकी यहाँ पे फ्लोरा और फौना यानी कि कौन कौन से अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कौन कौन से प्रकार की यहाँ पर जानवरों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, बस खाली ऊपर से मोटा मोटा पढ़ लो, जिससे अगर कुछ होता भी है तो आप थोड़ा बहुत ध्यान कर सको, इसको याद कर सको। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ढोक पेड़ पाए जाते हैं। ढोक ट्रीज़ के अलावा यहाँ पे सलार, कड़ाया, गोर, बेर, बनियान ट्रीज़ की भी स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं। बाकी अगर हम जानवरों की स्पीशी की बात करें तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं फौना को लेकर। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लेपर्ड, सांबर, चीतल, नीलगाय, फोर हॉर्न एंटीलोप, वाइल्ड बोर, राइसस, मकाओ, लंगूर, इस प्रकार के जो एनिमल्स हैं वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। आगे आता है, नेक्स्ट आर्टिकल पर आएंगे। वैसे हमने इसके बारे में डिस्कशन किया बता पहले, इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी वीडियो के लास्ट में मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एंथ्रोपोसीन एपोक के बारे में बात की गई है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी और जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है इस एंथ्रोपोसीन एपोक के बारे में। तो जो हमारे जियोलॉजिस्ट हैं इन्होंने हाल ही में कनाडा के अंदर में जो ऑन्टेरियो है, यहाँ पर एक लेक है क्रॉफर्ड लेक, वहाँ के कुछ सेडिमेंट्स के ऊपर रिसर्चेस की, उसको देखते हुए यहाँ पर बोला है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें कुछ एविडेंस मिल चुका है और वो एविडेंस ये दिखाते हैं कि एंथ्रोपोसीन एपोक की शुरुआत हो चुकी है। एंथ्रोपोसीन एपोक की शुरुआत हो चुकी है, ये क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। पहली चीज़ आपने समझना होगा एपोक का मतलब क्या होता है। मैंने आपको कई बार जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में पढ़ाया है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपको बेसिकली कुछ इस प्रकार से नज़र आता है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी कब बनी है, जैसे पृथ्वी का फॉर्मेशन यहाँ पे कब हुआ है, फिर उसके बाद में यहाँ पर आप कह सकते हो कि जैसे 4600 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ पर पृथ्वी का फॉर्मेशन हुआ, 4600, ठीक है, मिलियन ईयर्स अगो। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके अलग अलग पीरियड्स आते चले गए। जैसे अगर पीरियड्स की हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पे बेसिकली इनको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जाता है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आप देखोगे जैसे 4.6 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं हमारी पृथ्वी को बने हुए। हमारी पृथ्वी एग्जिस्ट हुई थी 4.6 बिलियन ईयर्स में, तब से अभी तक यहाँ पर पृथ्वी चल रही है। अब यहाँ पे अलग अलग करके टाइम पीरियड्स आते चले गए, डायनासोर आए गए, बहुत सारे और भी प्रकार के एनिमल्स आए गए, तो इन सबको अलग अलग टाइम पीरियड में बांट दिया गया। जैसे इयॉन, एरा, सिस्टम, पीरियड, सीरीज, एपॉक, स्टेज, इन सब में बांट दिया गया। और इन सबको भी अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे इयॉन जो है, इयॉन को एरा में डिवाइड कर दिया गया, एरा को पीरियड्स में डिवाइड कर दिया गया, पीरियड्स को एपोक्स में डिवाइड कर दिया गया, और एपोक्स को एजेस में डिवाइड कर दिया गया। तो इयॉन के अंदर एरा आ गए, एरा के अंदर पीरियड्स आ गए, पीरियड्स के अंदर एपोक्स आ गए, और एपोक्स के अंदर में एजेस आ गए। अभी यहाँ पर इस वाले पिक्चर को और ध्यान से देखना। ये तो आपके जो लास्ट में ग्रे कलर है ये आपका हो गया इयॉन, जैसा आप ऊपर देख भी पा रहे होंगे।
ये आपके ईओन हो गए। तो ईओन यहाँ पर आप देख पाओगे 4 ईओन है ये एरा। अब ईओन के अंदर भी अलग अलग एरा आते चलेगा। जैसे यहाँ पर ये जो ईओन आपको देखने को मिल रहा है ना, फेनोजोइक, इसके अंदर में कई सारे एराज आए, ठीक है, पेलोजोइक, मीजोजोइक, फिर उसके बाद में सेंजोजोइक, और एरा के अंदर पीरियड आ गए, है ना। सेंजोजोइक के अंदर में जैसे क्वाटरनरी पीरियड हुआ, क्वाटरनरी पीरियड के अंदर भी आप कह सकते हो एपोक आ जाता है, ठीक है। तो एरा के अंदर पीरियड आ गए, यहाँ पे क्वाटरनरी, नियोजीन, उसके बाद में पेलोजीन, इस प्रकार के पीरियड्स बढ़ गए। और इन पीरियड के अंदर यहाँ पर एपोक का टाइम पीरियड आ गया। जैसे क्वाटरनरी पीरियड में आता है होलोसीन पीरियड। होलोसीन पीरियड वो जो आज के समय पर चल रहा है, ठीक है, ये माना जाता है होलोसीन पीरियड जो आज के समय पर चल रहा है, जिसकी शुरुआत आज से कई साल पहले हुई थी, कई हज़ारों साल पहले। अभी इसके बारे में डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो हमारे जियोलॉजिस्ट हैं उनका कहना यह है कि हमें कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं, वो ये बताता है कि हमारा एंथ्रोपोसीन एपोक की शुरुआत हो चुकी है। यानी होलोसीन की तरह ही एंथ्रोपोसीन एपोक को भी बोला यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर एग्जैक्टली बोली गई। तो आपको ये थोड़ा डिफरेंस समझ में आया। अब मैं आपको और डिटेल से बताता हूँ कि ये एंथ्रोपोसीन एपोक बेसिकली क्या है। एंथ्रोपोसिक एपोक बेसिकली एक टर्म है जिसको सबसे पहली बार यूज़ किया गया था। एक नोबेल प्राइज़ विनर हैं केमिस्ट के, नोबेल प्राइज़ विनर केमिस्ट हैं पॉल क्रुडजन, प्लस बायोलॉजी के प्रोफेसर हैं यूजीन स्टॉर्मर। इन्होंने साल 2000 में ये टर्म निकाला था एंथ्रोपोसीन एपोक, ताकि यहाँ पर ये एक अलग चीज़ रिप्रेजेंट कर सकें। जैसे कहीं ना कहीं जो भी ये टाइम चेंजेस हुए हैं, कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेसोजोइक एरा जो है, इस मेसोजोइक एरा में आपको अलग अलग पीरियड देखने को मिलेंगे, क्रिटेशियस, ज्यूरासिक, ट्राइसिक। इन पीरियड्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पर जो हमारे डायनासोर वगैरह हैं वो सब खत्म हो जाते हैं इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर में। तो हर एक टाइम पीरियड कुछ ना कुछ चीज़ हम लोग को डिनोट कर रहा है। तो ये जो एंथ्रोपोसीन एपोक है, ये हमें क्या डिनोट करेगा कि पृथ्वी का जो इकोसिस्टम है वो कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है, कितने बड़े बड़े रेडिकल चेंजेस हो रहे हैं ह्यूमन इम्पैक्ट की वजह से। जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं, यानी इंसान की हरकतें हैं, लगातार इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब से स्टार्ट हुआ है उसके बाद से पोल्यूशन बहुत सारा हुआ है, क्लाइमेट चेंज हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग हुई है, गर्मी बढ़ने की वजह से हमारे ग्लेशियर्स है वो पिघले हैं, समुद्र का लेवल बढ़ा है, ओशन एसिडिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है, सॉइल इरोजन हो रहा है, हीट वेव्स आ रही हैं, लगातार गर्मी बढ़ती चली जा रही है, डेडली हीट वेव्स कहीं कहीं पर देखने को मिल जा रही हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कई सारे जो फिनोमेना हैं ये दिखाई पड़ रहे हैं। और ये जो अगर ऐसे चेंजेस होंगे तो ये बेसिकली यहाँ पर एंथ्रोपोसीन एपोक को डिफाइन करेगा। इस प्रकार की जो बात है वो स्टार्टिंग में रखी गई थी जब यहाँ पर ये टर्म लेकर आया गया था, ठीक है। तो एंथ्रोपोसीन एपोक हमें क्या डिनोट करता है कि आज के समय के जो रेडिकल चेंजेस हो रहे हैं ह्यूमन इम्पैक्ट की वजह से, उन चीज़ों को यहाँ पर ये डिनोट करता है एंथ्रोपोसीन एपोक। क्लियर हो गया। तो ऑफिशियली अगर हम बात करें जो करंट एपोक है, यानी कि आज के समय का जो होलोसीन एपोक है जिसमें हम रह रहे हैं, इसकी शुरुआत हुई थी 11,700 साल पहले, ठीक है। एक जो मेजर आइस एज था उसके बाद यहाँ पर इस एंथ्रोपोसीन एपोक की शुरुआत हुई थी। क्लियर हो गया, सॉरी होलोसीन की। तो होलोसीन की बात यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। होलोसीन आज के समय का करंट जियोलॉजिकल एपोक है जिसकी शुरुआत 11,700 साल पहले हुई थी आइस एज के बाद में। प्लस उसके बाद यहाँ पर जो ये होलोसीन है, इसके पीछे यहाँ पे कई सारे और भी एपोक आपको देखने को मिलेंगे। जैसे होलोसीन से पहले आता है प्लियोस्टिसीन, देन उसके बाद पिलोसीन, इस प्रकार के कई सारे और एपोक्स भी आते हुए चले गए। समझ गए। तो यहाँ पर बेसिकली बोला जा रहा है एक नए एपोक की शुरुआत हो चुकी है, वो है एंथ्रोपोजेनिक, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। सॉरी एंथ्रोपोजेनिक बोल रहा हूँ, एंथ्रोपोसीन, जिसके बारे में अभी हमने यहाँ पर बात की है। क्लियर हो गया। आई होप आपको एक एक बात बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ चुकी होगी कि एग्जैक्टली हम किस किस चीज़ के बारे में डिस्कशन यहाँ पर कर रहे हैं। अभी भी हमारे काफ़ी सारे जो साइंटिस्ट है वो डिबेट कर रहे हैं कि एंथ्रोपोसीन कैसे अलग होगा होलोसीन से, कहीं एंथ्रोपोसीन होलोसीन वाला तो नहीं है, ये सेम एपोक को तो नहीं बोल रहे हैं हम लोग। तो इस प्रकार की जो डिबेट्स हैं वो भी आज के समय पर रेगुलर बेसिस पर चलती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। चलो आगे आते हैं। अब अगले आर्टिकल में अफ्स्पा के बारे में बात की गई है। इसके बारे में भी आपने कई बार सुना होगा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। ये क्या है डिस्कस करेंगे। अरे मैं लग रहा है एक स्लाइड बीच में गायब हो गई है। इसके बाद की एक स्लाइड दोस्तों बीच में गायब हो गई है कि ये न्यूज़ में क्यों है। वैसे आपको बता दूं जो मणिपुर की खबर है ना, उसी वजह से यहाँ पर जो अफ्स्पा है वो न्यूज़ में आया है। तो मैं आपको डायरेक्टली समझाऊंगा क्योंकि एग्जामिनेशन में आपसे यहीं पूछा जाएगा, यहीं से क्वेश्चन बनेगा अफ्स्पा को लेकर। तो ये आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट एक ऐसा कानून है, एक ऐसा लॉ है जिसको हमारी पार्लियामेंट ने 1958 में बनाया था। और इस कानून के आते ही क्या होता है, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं जैसे आर्मी हो गया, एयर फोर्स हो गई, उसके बाद सेंट्रल मिलिट्री फोर्सेस हो गई, इनको कुछ स्पेशल पावर्स दे दी जाती हैं। स्पेशल पावर्स प्लस इम्यूनिटी दे दी जाती है ताकि वो डिस्टर्ब्ड एरियाज़ में पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन कर सकें।
जो डिस्टर्ब्ड एरियाज़ होते हैं और डिस्टर्ब्ड एरियाज़ को डिक्लेयर करने का भी एक तरीका होता है। वो कैसा तरीका होता है वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो उन डिस्टर्ब्ड एरिया के अंदर में शांति को बनाए रखने के लिए जो ये एक्स्ट्रा पावर्स है, स्पेशल पावर्स है, इम्यूनिटी है, प्रोटेक्शन है, वो यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस को दी जाती है इस अफ्स्पा एक्ट के तहत। अब बात यहाँ पर यह है कि यह एक्ट कब अप्लाई होता है। ये एक्ट तब अप्लाई होता है जब पर्टिकुलर एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि अफ्स्पा एक्ट के अंदर कुछ सेक्शंस हैं। इसका जो सेक्शन नंबर 2 है वो ये बोलता है कि जब किसी पर्टिकुलर एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जाएगा उसके बाद ही अफ्स्पा लागू होगा। फिर उसके बाद उस एरिया में जो आर्मी है, एयरफोर्स है, उनको एक्स्ट्रा पावर्स मिलेगी। अब क्वेश्चन यह है कि डिस्टर्ब्ड एरिया क्या होता है। अब मान लो कहीं पर भी कुछ इस प्रकार के दंगे भड़कते हैं, कोई डिस्प्यूट होता है, रिलीजियस डिस्प्यूट हो जाता है ना, जो धर्म के आधार पर कोई विवाद हो जाता है, रेशियल, लैंग्वेज या रीजनल कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कास्ट कम्युनिटीज़ को लेकर कोई विवाद हो जाता है, बहुत बड़े दंगे होने लगे हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर यह अफ्स्पा एक्ट को लागू किया जाता है, जिसके तहत आर्मी, एयरफोर्स, सेंट्रल मिलिट्री फोर्स को स्पेशल पावर्स दी जाती हैं। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि किसी भी एरिया को, चलो समझ गए कहीं पर दंगे हुए तो यहाँ पर इस प्रकार के दंगे होते हैं तो इसको डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर देते हैं। सवाल यह है इसको डिस्टर्ब्ड एरिया कौन डिक्लेयर करेगा। तो इसी एक्ट के सेक्शन 3 के अंदर में जो ये सारी पावर है वो हमारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी के गवर्नर को दी गई है। स्टेट और यूनियन टेरिटरी का जो गवर्नर होगा वो यहाँ पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर में जिस भी एरिया में ये बवाल चल रहा होगा उसको डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर सकता है। और जैसे ही वो डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद जो हमारी केंद्र सरकार है वो डिसाइड करेगी वहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस को भेजना है या नहीं भेजना है। समझ गए। और अब उसके बाद आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर मिल जाती है। मैंने आपको बताया खुला गोली चला सकते हैं किसी को वार्निंग देकर, पहली चीज़ तो कोई जवाब नहीं देना है, ये पावर मिल जाएगी। दूसरा, यहाँ पर ये किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं बिना किसी वारंट के, दूसरी पावर है। तीसरा, यहाँ पर ये किसी को भी यहाँ पर कह सकते हो उसका जो सामान है वो जब्त कर सकते हो, उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर सकते हैं बिना किसी वारंट के। उसके घर पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो किया जा सकता है ना, उसके घर पे सर्चिंग की जा सकती है। प्लस उसके बाद में साथ ही साथ में एक और पावर मिलती है आर्मी पर्सन्स को कि वो किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको जब्त कर सकते हैं, और जिस व्यक्ति को वो अरेस्ट करेंगे उस व्यक्ति को पास के पुलिस स्टेशन के अंदर जल्द से जल्द प्रेजेंट करना होगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्रेजेंट करना होगा। तो ये सारी स्पेशल पावर्स यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस को दी गई हैं अंडर द सेक्शन नंबर 4। क्लियर हो गया। नाउ अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में एसडीआरएफ के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। देखो ये बॉडी भी लगातार न्यूज़ में है, अभी फ्लड की वजह से न्यूज़ में थी और कई सारे वजह से न्यूज़ में थी, अभी फिर से न्यूज़ में आ चुकी है। यह स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड। अब हाल ही में क्या हुआ है कि जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आता है, वो डिपार्टमेंट जो कि अलग अलग तरीके के खर्चे करता है। अब क्या हुआ, इस डिपार्टमेंट ने 7,532 करोड़, कितने 7,532 करोड़ रुपए यहाँ पर हमारे 22 अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दिए हैं। और स्पेशली 22 जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं ना, उनका जो एसडीआरएफ है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड है, उसके लिए यहाँ पर यह अमाउंट रिलीज़ किया गया है। इसी वजह से एसडीआरएफ न्यूज़ में है। अब एसडीआरएफ स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, नाम से पता चल रहा है कि अगर कोई डिजास्टर आता है, कोई भूकंप आ गया है ना, या फिर कोई फ्लड आ गया कहीं पर किसी राज्य में, तो कोई डिजास्टर है तो लोगों को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर ये जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड है यहाँ से पैसा खर्चा जाता है। नाम से पता चल रहा है कोई डिजास्टर है तो उसके रिस्पांस में इस फंड को खर्चा जाता है। ये जो एसडीआरएफ है इसको तैयार किया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर में। आपसे क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्टली, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर में इस पूरी बॉडी को बनाया गया। इस एक्ट के सेक्शन 48A क्लॉज ए 48(1) क्लॉज ए के तहत। प्लस जो ये फंड है ये प्राइमरी अवेलेबल होता है हमारी स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, ताकि कोई भी डिजास्टर्स हैं तो उसके रिस्पॉन्स में वो फंड को खर्च सकें। फंडिंग पैटर्न कैसा होता है, इसमें पैसा किस तरीके से दिया जाता है, तो जो हमारी केंद्र सरकार है वो केंद्र सरकार 75% कॉन्ट्रीब्यूट करती है एसडीआरएफ के अंदर में। जो हमारे जनरल स्टेट्स होते हैं, जो हमारे नॉर्मल राज्य हैं, ठीक है, उनका जो एसडीआरएफ है वहाँ पर 75% हमारी केंद्र सरकार कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इन सब स्टेट्स की बात कर रहे हैं, और या फिर जो हिमालयन स्टेट्स है जो पहाड़ी इलाके पर हैं, तो इन स्टेट्स के अंदर में 90% हमारी सरकार यानी केंद्र सरकार खर्चती है। तो सभी राज्यों के लिए इक्वल नहीं खर्चती है। जो हमारे नॉर्मल स्टेट्स हैं उनके अंदर 75% का कंट्रीब्यूशन उनके एसडीआरएफ में होता है हमारी केंद्र सरकार का। बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिमालयन स्टेट्स के एसडीआरएफ में 90% कंट्रीब्यूशन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ये हो गया इसका फंडिंग पैटर्न। उसके अलावा यहाँ पर एक एनुअल सेंट्रल कंट्रीब्यूशन भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि पूरे साल का एक कंट्रीब्यूशन होता है केंद्र सरकार का, वो
2 अलग अलग इक्वल इंस्टॉलमेंट में रिलीज़ किया जाता है। और ये सारा काम होता है हमारी फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पर। एक फाइनेंस कमीशन है, वो रिकमेंड करता है, जिसके बेसिस पर साल के एंड में पूरे साल को ख़त्म करते हुए जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंट्रीब्यूट करती है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर में हमारे SDRF के अंदर। प्लस जो ये फंड है इसका यूज़ कहाँ पे होगा, जो भी फंड SDRF में इकट्ठा होगा वो अलग अलग दुविधाओं के लिए, कह सकते हो कोई कैलेमिटी आया, साइक्लोन आया, कहीं पर सूखा पड़ गया, या फिर कह सकते हो कहीं पर भूकंप आया, आग लग गई है, फ्लड आ गई है, सुनामी आ गई है, लैंडस्लाइड हो गया, कोल्ड वेव आ गया, तो इस प्रकार के सिनेरियो को यहाँ पर निपटने के लिए, उसे टैकल करने के लिए जो ये SDRF का फंड है वो यूज़ किया जाता है। क्लियर, आगे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में बात की जा रही है नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज़ 2021 के बारे में। अब ये पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉलिसी कहीं ना कहीं हर 15 दिन बाद न्यूज़ में आ रही है, इसको मैं देख रहा हूँ और लगातार पढ़ा भी रहा हूँ। ठीक है, अब जो बार बार न्यूज़ में आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो हाल ही में क्या होता है, जो GST काउंसिल है, GST काउंसिल का बैठक बैठता है, उन्होंने यहाँ पर कुछ चीज़ों के ऊपर टैक्स को लगाया और कुछ चीज़ों के ऊपर से टैक्स को हटाया। ये काम टैक्स लगाने का, हटाने का GST काउंसिल का ही होता है। तो GST काउंसिल ने ये बोला कि बाहर से, विदेशों से कुछ दवाइयाँ आ रही हैं इंडिया में, और वो दवाइयाँ बेसिकली रेयर डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए हैं। कुछ ऐसी बीमारियाँ जो कि बहुत मुश्किल से फैलती हैं, बहुत खतरनाक होती हैं। तो उन बीमारियों को ठीक करने के लिए, उन बीमारियों को ट्रीट करने के लिए जो GST काउंसिल है, उन्होंने यहाँ पर यह कहा कि जो भी मेडिसिन आ रही है, इंपोर्ट कर रहे हैं हम बाहर की कंट्रीज से, उनके ऊपर छूट दी जाएगी। उनके ऊपर जो ड्यूटीज़ हैं, जो टैक्स है, बेसिकली वो टैक्स नहीं लगाया जाएगा, जिससे वो दवाइयाँ थोड़ी सी सस्ती हो जाएंगी। समझ गए? तो ये सारा काम किया जा रहा है नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज़ के अंडर में। तो यहाँ पर ये जो पूरी पॉलिसी है रेयर डिजीज़ को लेकर, ये क्या बोलती है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, इस पॉलिसी का मेन मकसद है कि जो रेयर डिजीज़ होती हैं, जो ये बीमारियां होती हैं, काफ़ी खतरनाक होती हैं, जो जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो हीमोफीलिया नाम की जो बीमारी आपने सुना होगा कि बॉडी के अंदर में, है ना, कि ब्लड क्लॉटिंग होना बंद हो जाता है। तो कहीं पर भी कट लगता है तो लगातार बहुत सारा खून बहते रहता है, उसको रोकने का कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार की यहाँ पर रेयर डिजीज़ आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे कई सारी और भी बीमारियाँ हैं। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट को कम करने के लिए, यहाँ पर उसके ट्रीटमेंट पे जो खर्चा हो रहा है उसको थोड़ा सा कम करने के लिए नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज़ 2021 को स्टार्ट किया गया। जो ये पूरी पॉलिसी है, जो नीति है, ये क्या करती है, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है ताकि यहाँ पर इसका जो रेयर डिजीज़ का ट्रीटमेंट है इसको कम से कम कर सकें, तुरंत डिटेक्ट कर सकें, लोगों को बचा सकें। अब जो ये रेयर डिजीज़ हैं, इनको 3 अलग अलग ग्रुप के अंदर में बांटा गया है। एक ग्रुप 1 है, एक ग्रुप 2 है और एक ग्रुप 3 है। ग्रुप 1 के अंदर जो बीमारियां आती हैं, जो डिसऑर्डर्स होते हैं, उनमें केवल 1 टाइम ट्रीटमेंट चाहिए होता है। एक बार का ट्रीटमेंट हो गया, काम खत्म, आप ठीक हो सकते हो। जो ग्रुप 2 वाली रेयर डिजीज़ हैं, यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चाहिए होता है, लंबे समय तक, जिंदगी भर का ट्रीटमेंट भी चल सकता है। ग्रुप 3 वाली जो बीमारियां होती हैं, जो ये वाली रेयर डिजीज़ होती हैं, यहाँ पर एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट चाहिए होता है। एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट यहाँ पर आपको चाहिए जो कि लंबे समय तक चलेगा, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी लगेगा, ज़िंदगी भर थेरेपी चलती हुई नज़र आती है। तो इस प्रकार के अलग अलग 3 ग्रुप्स के अंदर में इन रेयर डिजीज़ को बांटा गया है। समझ गए? फिर उसके बाद में जो इस ट्रीटमेंट के लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, इस ट्रीटमेंट के लिए पैसों का कुछ सपोर्ट लेने के लिए जो हमारे पेशेंट्स हैं, वो पेशेंट क्या करते हैं, अपने आसपास का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर अप्रोच करते हैं ताकि उनको कुछ बेनिफिट्स मिल जाएँ, वो इस रेयर डिजीज़ से थोड़ा सा निपट सकें। ठीक है, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को यहाँ पर कह सकते हो 1 टाइम ग्रांट दिया जाता है, मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए का। 5 करोड़ रुपीज़ का उसको 1 टाइम ग्रांट दिया जाता है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, स्क्रीनिंग के लिए, टेस्ट के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, ताकि रेयर डिजीज़ को अच्छे से वो टैकल कर सकें। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है। आगे आते हैं उसके बाद अगले आर्टिकल पर। अच्छा, ये तो क्वेश्चंस हो गए। बाकी मैंने आपसे बोला था अभी एक आर्टिकल और डिस्कस करूँगा फ्लोटिंग गोल्ड को लेकर, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो रिसेंटली यहाँ पर न्यूज़ में निकल कर आया था कि स्पेनिश आइलैंड है एक, जिसका नाम है ला पल्मा आइलैंड। इस आइलैंड के जस्ट पास में एक ब्लू व्हेल मिली है, एक वेल मिली है, और उसका नाम है बेसिकली स्पर्म वेल है। वो कौन सी वेल है? स्पर्म वेल। और वो जो स्पर्म वेल है उसके बॉडी के अंदर से यहाँ पर इस प्रकार का एक फ्लोटिंग गोल्ड निकल कर आया है, जिसको हम लोग यहाँ पर वेल की वॉमिट, उसकी उल्टी भी बोलते हैं। इसका जो कॉस्ट है वो बहुत महंगा है। कई जगह पर बताया जा रहा है कि जो ये फ्लोटिंग गोल्ड मिला है इस वेल के अंदर में से, वो 44 करोड़ रुपए का है, 44 करोड़ रुपीज़ का। तो ये फ्लोटिंग गोल्ड होता क्या है? तो इस फ्लोटिंग गोल्ड को हम लोग एम्बर ग्रेस भी बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। एम्बर ग्रेस बेसिकली यहाँ पर ये वेल की वॉमिट होती है, उसकी उल्टी होती है। और ये कहाँ पे बनती है? ये उसके स्पर्म वेल के इंटेस्टाइन के अंदर में। ठीक है, उस स्पर्म वेल के इंटेस्टाइन में बनती है और उसी के बाइल डक्ट से निकल कर आती है, एक्सट्रैक्ट की जाती है।
प्लस ये वैक्सी है, मोम की तरह नज़र आती है, सॉलिड है और इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस है। और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि सभी वेल में ये पाई जाती है, जो स्पर्म वेल्स हैं उनकी प्रजाति में देखने को मिलती है, और उन स्पर्म वेल्स में भी उनमें से भी केवल और केवल 1% वेल के अंदर में ये फ्लोटिंग गोल्ड पाया जाता है। अब ये फ्लोटिंग गोल्ड बनता कैसे, तो इसके पीछे कई सारी थ्योरीज हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कई बार बोला जाता है कि जो वेल है वो काफ़ी कुछ खा रही होती है समुद्र के अंदर में, काफ़ी सारे जो आसपास की फिशेस हैं, मछलियाँ हैं, उनको खा रही होती है। तो उसके साथ साथ कई बार जो सॉलिड सब्सटेंस है, कुछ स्टोन्स वगैरह हैं, वो भी उसके बॉडी में जाते हैं। उसकी वजह से यहाँ पर ये जो कह सकते हो कि वॉमिट है, ये वो बन जाती है, एम्बरग्रिस बन जाता है। या फिर एक दूसरी थ्योरी ये बताती है कि जब स्पर्म वेल काफ़ी कुछ कंज्यूम करती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा रही होती है, तो उसमें स्क्विड और कटल फिश इस प्रकार की दो चीज़ें उसके बॉडी में और पहुंचती हैं, और पहुंचने के बाद में वो उसके बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाती हैं, ठीक है, और जिसके कारण यहाँ पर कह सकते हो ये जो एम्बरग्रिस है वो बनता हुआ नज़र आता है। तो वेल के अंदर ही यहाँ पर एम्बरग्रिस बनता है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यही, इतना महंगा सर आपने बोला 44 करोड़, हाँ ये बहुत महंगा है। मतलब इंटरनेशनल मार्केट में अगर इसका आप प्राइस देखोगे तो 1 kg ऑफ एम्बरग्रिस इज इक्वल्स टू 1 करोड़ कह सकते हो। 1 किलोग्राम एम्बरग्रिस 1 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। अच्छा, इसका यूज़ कहाँ पे होता है? इसका यूज़ होता है परफ्यूम्स के अंदर में। जो हमारे परफ्यूम्स हैं, फ्रेगरेंस के लिए हम यूज़ करते हैं, वहाँ पर स्पेशली इसका यूज़ किया जाता है। इजिप्ट में, सऊदी अरेबिया में इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके अलावा जो हमारी स्पाइसेस हैं प्लस जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं, उन मेडिसिन के अंदर भी यहाँ पर इस एम्बरग्रिस का यूज़ किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन बन जाए फ्लोटिंग गोल्ड या एम्बरग्रिस क्या है ये बता देना, प्लस क्वेश्चन बन जाए स्पर्म वेल के बारे में, तो आपने पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो फ्लोटिंग गोल्ड है वो स्पर्म वेल से पाया जाता है। नाउ अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को। आई होप आपने बहुत अच्छे से सभी चीज़ों को सुना है। दोस्तों यहीं पर मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। हमारा टारगेट है 2000 लाइक्स का, प्लीज़ आप उसको पहुंचा सकते हो। काफ़ी दिनों बाद वीडियो की शुरुआत हुई है, काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा इसके बारे में कि वीडियो आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो अपने ग्रुप में या अपने दोस्तों को जो जिनके साथ में आप बातचीत करते थे कि हाँ ये वीडियो नहीं आ रहा है, तो उनको आप बता देना, उनके साथ में ये चीज़ें शेयर कर देना कि हाँ वीडियो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड को लेकर, दैट इज SDRF को लेकर। तो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड को लेकर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है इनमें से कितने स्टेटमेंट सही है। कौन सा स्टेटमेंट सही है ये नहीं बताना है, कितने स्टेटमेंट सही है ये बताना है। पहला स्टेटमेंट, ये जो SDRF है इसको बनाया गया है हर एक राज्य के अंडर में, अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत यहाँ पर इसको बनाया गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन, जो हमारी केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन होता है इस SDRF फंड के अंदर में, वो सभी राज्यों के लिए सेम होता है। क्या कुछ ऐसा पढ़ाया था मैंने? थर्ड स्टेटमेंट, जो एनुअल सेंट्रल कंट्रीब्यूशन होता है, जो पूरे साल का केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन होता है इस SDRF के अंदर में, वो यहाँ पर रिलीज़ किया जाता है, लेकिन फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पर इसको रिलीज़ किया जाता है। तो बताओ इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कितने स्टेटमेंट सही हैं? ऑप्शन नंबर 1 ओनली 1, ऑप्शन नंबर बी ओनली 2, ऑप्शन नंबर सी केवल 3 स्टेटमेंट सही हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई सा स्टेटमेंट सही नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021 को लेकर सवाल पूछा गया है। अब इस पॉलिसी को लेकर 2 स्टेटमेंट से बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, इस पॉलिसी का मेन मकसद है कि जो रेयर डिजीज़ हैं उन रेयर डिजीज़ का जो ट्रीटमेंट पर खर्चा हो रहा है उस हाई कॉस्ट को कम करना। दूसरा यहाँ पर स्टेटमेंट बोलता है कि इस रेयर डिजीज़ के अंडर में यहाँ पर एक पॉलिसी सेंटर बनाने की बात की जाती है, एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, और सेंटर ऑफ एक्सेलेंस को यहाँ पर 1 टाइम ग्रांट दिया जाता है, 1 टाइम का एक सपोर्ट पैसा प्रोवाइड करवाया जाता है, वो भी 500 करोड़ का। तो बताना यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही है, या ऑप्शन डी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सरल सा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे भी जाते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, या फिर ऑप्शन नंबर डी ओडिशा। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे फ्लोटिंग गोल्ड या एम्बरग्रिस को लेकर पूछा गया है। फ्लोटिंग गोल्ड को लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। नंबर 1 स्टेटमेंट, जो ये एम्बरग्रिस है इसको निकाला जाता है या एक्सट्रैक्ट किया जाता है स्पर्म वेल के इंटेस्टाइन से। सेकेंड स्टेटमेंट, जो ये एम्बरग्रिस है ये वैक्सी, सॉलिड और इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस है जिसका यूज़ परफ्यूम्स और बाकी खुशबू वाली चीज़ों के अंदर में यूज़ किया जाता है, एज अ फ्रेगरेंस यूज़ किया जाता है। तो बताना है दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली, ऑप्शन नंबर सी दोनों सही हैं, या ऑप्शन नंबर डी दोनों के दोनों गलत हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे एंथ्रोपोसिन एपोक के बारे में पूछा गया है। एंथ्रोपोसिन एपोक को लेकर दो स्टेटमेंट से बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, ये एपोक हमें डिनोट करता है, हमें बताता है कि जो जियोलॉजिकल टाइम इंटरवल है हमारे पृथ्वी के इकोसिस्टम का वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है, उसमें काफ़ी सारे रेडिकल चेंजेस हो रहे हैं ह्यूमन इम्पैक्ट की वजह से। क्या उसी इंटरवल को हम लोग एंथ्रोपोसिन एपोक के नाम से जानते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट, ये एंथ्रोपोसिन एपोक की शुरुआत 11,700 साल पहले हुई थी मेजर आइस एज के बाद। क्या ऐसा कुछ है? तो बताओ यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली, ऑप्शन नंबर सी दोनों सही हैं, या ऑप्शन नंबर डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आपने बहुत अच्छे से इनको अटेम्प्ट किया होगा और मैक्सिमम क्वेश्चन को सही किया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं इनके आंसर्स को देखना। लास्ट वाले क्वेश्चन से मैं आपको सारे के सारे आंसर्स बताता हुआ चलूँगा। चलो, जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था एंथ्रोपोसिन एपोक को लेकर कि दो स्टेटमेंट है, बताओ कौन सा सही है। तो इसका सही उत्तर है केवल 1 वाला, क्योंकि एंथ्रोपोसिन एपोक यहाँ पर डिनोट करता है वो वाला टाइम इंटरवल जहाँ पर हमारे पृथ्वी में कई सारे रेडिकल चेंजेस आए हैं ह्यूमन इम्पैक्ट की वजह से। तो ये हमारा स्टेटमेंट 1 सही है। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 11,700 साल पहले एंथ्रोपोसिन एपोक की शुरुआत नहीं हुई थी, होलोसिन एपोक की शुरुआत हुई थी। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था फ्लोटिंग गोल्ड को लेकर कि बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। पहली चीज़, जो ये एम्बरग्रिस है इसको बिल्कुल जो स्पर्म वेल्स हैं स्पर्म वेल्स के इंटेस्टाइन से निकाला जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट, जो ये एम्बरग्रिस है वैक्सी सॉलिड और इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होता है जिसका हम परफ्यूम और फ्रेग्रेंस में यूज़ करते हैं। तो दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया सरिस्का टाइगर रिजर्व को लेकर कौन से राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। राजस्थान में अलवर डिस्ट्रिक्ट में, आपको मैंने अभी पढ़ाया था। फिर अगले क्वेश्चन में पूछा गया नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021 को लेकर कि बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 तो सही है, दूसरा वाला गलत है। पहला सही है कि हाँ भैया जो रेयर डिजीज़ होती है इसके ट्रीटमेंट के कॉस्ट को कम करने का पर्पज़ इस पॉलिसी का, लेकिन दूसरा वाला गलत है क्योंकि यहाँ पर जो 1 टाइम ग्रांट दिया जाता है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस को वो 500 करोड़ का नहीं होता है, वो केवल 5 करोड़ का होता है। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है, बाकी सेकंड वाला गलत है। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड को लेकर कि बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर आप देखोगे तो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। यहाँ पे पूछा गया था कितने स्टेटमेंट सही हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ओनली 2, केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट को देखते हैं। जो SDRF है इसको बनाया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर में। सही बात है, पहला क्वेश्चन जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है हमारा। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है इस फंड में, इस SDRF के अंदर में, वो सभी राज्यों के लिए सेम है। क्या ऐसा कुछ पढ़ा था हमने? भाई ये तो सरासर गलत है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन होता है SDRF के अंदर में वो हमारे नॉर्मल स्टेट्स के लिए 75% का है, बाकी जो हिमालयन स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके लिए 90% का है। तो सभी स्टेट के लिए सेम तो है नहीं, तो स्टेटमेंट 2 हमारा हो जाता है रॉन्ग। फिर थर्ड वाला स्टेटमेंट देखो, जो एनुअल सेंट्रल कंट्रीब्यूशन है वो रिलीज़ किया जाता है फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पर। ये भी सही बात है, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो हमारे केवल 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पर 3 में से सही हैं। तो दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर बी ओनली 2 इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत कुछ आपने सीखा होगा। मेक श्योर करना वीडियो पे लाइक का बटन प्रेस कर देना। बाकी आपके वीडियोस अब से रेगुलर कंटिन्यू आते रहेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि अब कोई भी छुट्टी ना हो, क्योंकि पहले काफ़ी सारा हमने मिस कर दिया है ना। कोई बात नहीं, मैं एक और कोशिश करूँगा कि पिछले 15 दिनों का जो PDF वो बनवा कर मैं आपको सेंड कर दूँ। जो ये आर्टिकल्स का हमारा PDF है वो बनवा कर मैं आपके ग्रुप में डलवा दूँ। ये भी मेरी कोशिश रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।